नमस्कार दोस्तों। हमारे जो क्वेश्चन सीरीज है यूपीएससी स्टेट ईसीएस, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, उसका लाभ उठाने के लिए अब इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करें। और जो मेरा यूपीएससी परी क्वालिफाई मेंस रेडी लिखने का जो एक्सपीरियंस है उसका आप लाभ उठाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि हम इस सीरीज में इस चैनल पर जो सोशलॉजी ऑप्शनल है, जीएसपी है, सी सेट है, और जो मेंस में इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी कंपलसरी है, और आंसर राइटिंग का जो प्रयास स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको लाभान्वित करे और धीरे धीरे ही तैयारी को आगे बढ़ाएं। जितना मेरे को आता है उतना मैं आपको बयां करने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ गलती होती है बीच बीच में तो उसको माफ़ करने का प्रयास करना। चलो, हमारा पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है। लगभग हमने 10 क्वेश्चन पहली वीडियो में किए हैं और उस वीडियो में कुछ आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आई थी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, और मैंने इसमें सुधार करने का प्रयास किया है। उसका करें और थोड़ा ध्यान से सुने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे। चलो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, ये होता है वैश्विक स्तर पर जो मैंग्रोव वन होते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए एक अलायंस बना है, उसको कहते हैं ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की एक पहल है। किसकी पहल है? यूएनईपी की एक पहल है। ये एक संस्था है जो यूएन की संस्था है, इसके बारे में हम जिक्र भी करेंगे आगे। और इसका लक्ष्य मैंग्रोव पर्यावरण के वैश्विक क्षेत्र के वर्तमान विस्तार में 2030 तक 20% तक वृद्धि करनी है। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन केवल दो, बोथ और नन ऑफ दीज। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ इसमें यूपीएससी के लिए जो है। अगर यूपीएससी में कोई फैक्ट, डाटा या कोई संस्था का नाम हो, वो जनरली सामान्यतः गलत होता है। मैं 100% नहीं कह रहा, अगर आपको नहीं पता क्वेश्चन का आंसर तो आप उसको गलत कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या है कि जो ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है वो यूएनईपी द्वारा ही किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है, इसमें कई संस्थाएं हैं। पहली संस्था है टीएनसी। टीएनसी का मतलब द नेचर कंजर्वेंसी संस्था। दूसरी संस्था है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्यजीव कोष। तीसरी संस्था है CI यानी कंजर्वेशन इंटरनेशनल। इन तीनों संस्थाओं का एक संयुक्त प्रयास है ये ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस। द नेचर कंजर्वेंसी, विश्व वन्यजीव कोष, और जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल का एक प्रयास है। दूसरा क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य क्या है? मैंग्रोव वनों को सुरक्षित करना और 2030 तक वृद्धि 20% वृद्धि करना। इसमें आपको एक तरीका बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। ये सामान्य कथन है, जिस कथन में पॉजिटिव वाक्य हुआ होता है वो सामान्यतः सही होता है। और इसका राइट आंसर भी क्या है? बी ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि 2030 तक मैंग्रोव वनों को 20% तक की वृद्धि करना लक्ष्य रखा गया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डायरेक्ट यूपीएससी ड्रीम, जिसमें हम स्टेट पीसीएस का भी वो करेंगे, स्टेट पीसीएस का बीजी के भी कवर करेंगे, और सोशलॉजी ऑप्शनल जिसको लेकर मैंने सामान्य तैयारी के द्वारा मैंने यूपीएससी मेंस में 245 के आसपास स्कोर किया है विदाउट टेस्ट सीरीज, और उसका आपको कुछ लाभ होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपसल्कन टावर लघु आकार से लेकर वृत्ताकार के गोलासम होते हैं, ये चिकने और गोलाकार होते हैं, इसका क्या कारण है? जो अपसल्कन होते हैं वो छोटे आकार से लेकर वृत्ताकार के होते हैं, और चिकने और गोलाकार होने का क्या कारण है? इसका पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? यह गुरुत्वाकर्षण बल
जैसे अत्यधिक ऊपर भार, दबाव एवं अपरूप प्रतिबल के कारण होता है। दूसरा ऑप्शन है अनवरत अपरदन के कारण ऊपरी शाही सेल भार का हटना। तीसरा ऑप्शन है तापक्रम में विभेद और इसके परिणाम सतह के संयंत्रों का विस्तारण एवं संकुचन। और हमारा डी ऑप्शन है इसके जो प्रवृत्तीय प्रभाव में नदी का उद्रार और पार्श्व अपघर्षण होना होता है। तो इसका राइट आंसर के जो अपसल्कन होते हैं वो चिकने और गोलाकार के होते हैं। वो तापक्रम में विभेद, जो टेम्परेचर है उसमें विभेद के कारण, और इसके कारण विभेद होता है, इसके कारण क्या होता है उसके सतह के क्षेत्रों में विस्तारण और संकुचन, फैलाव और जो संकुचन होना इसका कारण है। जो अपसल्कन है आपने देखा, अपसल्कन क्या होता है, यह अपक्षय का परिणाम है। मतलब अपक्षय क्या होता है, किसी चीज का टूटना, बिखरना और धीरे धीरे कम होना, उसका एक परिणाम है। ग्रेनाइट जो शैलें होती हैं उसमें अपसल्कन जैसी प्रक्रियाएं द्वारा छोटे आकार से लेकर बड़े बड़े आकार के जो गोलासन तैयार होते हैं उनको टार कहा जाता है। क्या होता है, टार कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, सी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसके साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? हमारा ए ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। हमारा बी ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि संगठन। सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। आपको याद रखना है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाया है, और जिसका प्रयास क्या है, वैश्विक तौर पर जो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ जो पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा उठा हुआ है उसको बढ़ावा देना, और जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनको पूरा करने का प्रयास करना इसका उद्देश्य होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित निम्नलिखित स्थानों को पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर सजाएं। पहले आपको याद रखना है, भारत का और नेपाल के बीच में सीमा विवाद हुआ था जिसमें 3 क्षेत्र थे, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा। अगर आप थोड़ा सा मैप में देखें, भारत का नक्शा है, अगर ये है नेपाल का हिस्सा, क्या है ये नेपाल का हिस्सा। अगर मैं इसमें कलर चेंज करूं तो आपको दिखाता हूं, जो ये हिस्सा है ये नेपाल का हिस्सा है, लेकिन जो ये बॉर्डर है उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, इनमें 3 क्षेत्र हैं, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा। इन तीनों क्षेत्रों को लेकर भारत और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ है। और लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सजाना है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सजाना है। अगर आप थोड़ा माइंड मेरे और मैप को थोड़ा माइंड रखें, जैसे ये है नेपाल और ये है उत्तराखंड, ये क्या है उत्तराखंड और ये है नेपाल। अगर आप इनकी लोकेशन देखेंगे, लिम्पियाधुरा बिल्कुल पश्चिम में है, लिम्पियाधुरा कहाँ है, बिल्कुल पश्चिम में है, तो इसे हमारा 3 ऑप्शन पहले आएगा। तो ये 2 तो वैसे एलिमिनेट हो गए। अब उसके बाद काला पानी आता है, काला पानी लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के बीच में है। यहाँ का क्या आएगा, काला पानी आएगा बीच में काला पानी आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, लिपुलेख। अगर हम देखें तो पहले लिम्पियाधुरा होता है पश्चिम में, उसके बाद आता है बीच में काला पानी आता है, और उसके बाद बिल्कुल पूर्व में, इन तीनों में बिल्कुल पूर्व में लिपुलेख आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आपको ये मैप का अभ्यास करते रहना है। जो हाल ही में सुर्खियों में रहा एक सैनिक का गंज किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको आता है तो ठीक करोगे, नहीं आता तो नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन की वजह से मैंने कई बार प्रीलिम्स को फेल किया है और मैंने चाहता कि आप भी फेल करें। तो अगर आपको बिल्कुल नहीं आता आप छोड़ सकते हैं। तो सैनिक का गंज किससे संबंधित है, ऑप्शन ए है नैनो प्रौद्योगिकी आधारित रेडियो एक्टिव एब्लेशन थेरेपी को, दूसरा है तटीय क्षेत्रों में
गर्जन के समान अक्सर सुनाई देने वाली तीव्र ध्वनि की प्रघटना को। तीसरा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स में शोर रहित भूगर्भीय अंतर्जलीय उद्धार को। डी ऑप्शन है सभी मौसमों में सक्षम मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली। अगर आप देखें तो जो शब्द है स्नेका गन्स क्या है, स्नेका गन्स ये क्या है, ये जो तटीय क्षेत्र है, समुद्री किनारे के क्षेत्र हैं में गर्जन के समान अक्सर सुनाई देने वाली तीव्र ध्वनि की प्रगणना को कहा जाता है। जो तटीय क्षेत्र समुद्र के आसपास जो क्षेत्र है यहाँ पर कई बार बहुत ऊंची आवाज़ सुनाई देती है, उसी को क्या कहते हैं, अक्सर सुनाई देती है, उसको कहते हैं स्नेका गन। ये कैसी आवाज़ लगती है, जिस प्रकार गोले को दागने के बाद आवाज़ आती है उसी तरह इससे भी आवाज़ आती है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोलेजियम क्या होता है? कोलेजियम होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से बने कमेटी के द्वारा ही की जाती है और उसी को कोलेजियम कहते हैं। और इसके संदर्भ में कुछ फैक्ट दिए हैं। पहला फैक्ट क्या दिया है? पहला फैक्ट दिया भाई, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। कहने का मतलब जो कोलेजियम होता है इसमें भारत का सीजीआई और 2 अन्य सीनियर वरिष्ठतम जो सबसे ज़्यादा वृद्ध हैं, सीनियर एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो न्यायाधीश होते हैं। दूसरा दिया हुआ है कोलेजियम प्रणाली के अंतर्गत आम सहमति की अनुशंसा कोलेजियम प्रणाली के अंतर्गत आम सहमति के अभाव के मामले में भारत का मुख्य न्यायाधीश वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है कोलेजियम द्वारा अनुशंसाओं को स्वीकृति दिए जाने के बाद विधि मंत्रालय को 30 दिनों के भीतर अनुशंसा का अनुमोदन करना या पुनर्विचार के लिए वापस भेजना अनिवार्य होता है। ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो अच्छी बात नहीं, आप इसको एलिमिनेशन ट्रिक से यूज कर सकते हो। देखो कैसे यूज करेंगे, मैंने पहले भी बताया। अगर क्वेश्चन में कोई फैक्ट है, कोई डाटा है, तो वो जर्नली सामान्यतः गलत होता है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, ये गलत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के 2 की बजाय 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। अगर हम एक को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा ऑप्शन सी वैसे एलिट हो जाता है। अगर हम देखें कि कोलेजियम द्वारा अनुशंसा को स्वीकृत किए जाने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय को 30 दिन के भीतर अनुशंसा देनी होती है, ये भी द्वारा फैक्ट आ गया। इसका मतलब के भी गलत होने के चांस ज़्यादा है, तो हमारा बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें जो कोलेजियम द्वारा अनुशंसा को स्वीकृत किए जाने के बाद विधि मंत्रालय के पास की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगर हम 2 ऑप्शन देखें, कोलेजियम प्रणाली के अंतर्गत असहमति न होने पर मुख्य न्यायाधीश को वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें वीटो पावर नहीं यूज की जा सकती। अगर हम देखें भारत के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं S.A. बोबडे, इनके नेतृत्व में कोलेजियम ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की पदोन्नति हेतु न्यायाधीशों के नाम निर्धारित करने के लिए विगत 1 महीने में कम से कम 3 बैठकें की हैं, और लेकिन वो किसी भी आम सहमति पर नहीं पहुंच पाए हैं। अगर वीटो पावर होती तो वो निर्णय हो जाता, लेकिन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हमारे 3 ऑप्शन गलत हैं, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी गलत कर सकते हैं, फैक्ट से और थोड़ी नॉलेज के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिस्ट्री का। मौर्य मौर्य शासन के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला कथन है मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान मौर्य साम्राज्य का भ्रमण किया था। दूसरा कथन है द्वितीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन में
दौरान आयोजित आयोजित की गई थी। तीसरा कौन है, शिलालेख में उल्लेखित प्रांतीय राजधानी सुवर्णगिरी साम्राज्य के उत्तरी प्रांत में अवस्थित थी। चौथा है, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो आप इसको जल्दी आसानी से एलिमिनेट करके ठीक कर सकते हो। अगर हम देखें ऑप्शन की तरफ, 2 3 1 4, 1 2 3 1 3 4। अगर हम इसका बी ऑप्शन देखें कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो किसके काल में हुई, वो अशोक के काल में रखा है। हम आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अका अक अका अक, ये है जो बौद्ध संगीति हुई उसके बारे में। अका से अजातशत्रु, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में, दूसरी का मतलब कालाशोक, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के काल में, तीसरी अशोक के काल में, चौथी कनिष्क के काल में। तो इसने दूसरी पूछा है तो वो कालाशोक के काल में हुई थी, न कि अशोक के काल में। तो इसे अगर हम दो को एलिमिनेट करते हैं, दो को हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर, दो ऑप्शन हमारे ऐसे एलिमिनेट हुए, ए और सी। बच गया हमारा 1 और 4 और 1 1 3 4। इसका मतलब 1 और 4 सही है, इसका मतलब 4 देखने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे 3 को। 3 क्या है, शिलालेख में उल्लेखित प्रांतीय राजधानी सुवर्णगिरी साम्राज्य के उत्तरी प्रांत में अवस्थित है। ये ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो सुवर्णगिरी है वो उत्तरी प्रांत में न होकर दक्षिणी प्रांत में स्थित है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, हमारा राइट आंसर होता है 1 और 4। तो हमारा 4 ऑप्शन देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण काल अशोक के शासनकाल के दौरान किया गया था, ये ऑप्शन सही है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, 1 और 4। इस तरह से आप एलिमिनेशन और अपने जनरल स्टडी के आधार पर, जी के आधार पर इनको सही कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पद्धति भारत के निम्नलिखित तटीय क्षेत्रों में से किसमें चावल की कृषि की कई पाड़ पद्धति प्रचलित है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि जो कई पाड़ पद्धति है वो किससे संबंधित है, ये संबंधित से कई पाड़ पद्धति चावल की कृषि से। और दूसरा पूछा है भारत के किस भाग में है, कोंकण में, मालाबार में, कोरोमंडल में और गुजरात तट में। आपको याद रखना जो कई पाड़ पद्धति है मालाबार तट पर स्थित है। अब आपको ये भी याद रखना कि मालाबार तट है कहाँ पर, ये केरल के आसपास वाला क्षेत्र होता है, जो सबसे उत्तर में होता है कोंकण, बीच में होता है केंद्रा और दक्षिण में होता है बिल्कुल मालाबार। इसी पर अगर आप पूर्वी भाग को देखें तो सबसे उत्तर में होता है उत्तरी सरकार और दक्षिण में होता है कोरामंडल। दक्षिण में क्या होता है, कोरामंडल। और इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या है, बी। कई पहाड़ जो चावल की पद्धति है वो कहाँ पर होती है, वो मालाबार क्षेत्र में होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्री ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शहर का वन क्षेत्र उसके भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33% होना चाहिए। कितने प्रतिशत होना चाहिए, 33% होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह FAO की पहलों में से एक है। अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि 33% होना चाहिए, लेकिन जो ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम है इसके साथ कोई मानदंड नहीं रखा हुआ कि 33% ही होना चाहिए। और इसमें जो हमारा एलिमिनेशन टिका है कि फैक्ट गलत होता है, संस्था के द्वारा किया गया वो गलत होता है, ये हमारा गलत साबित होता है, क्योंकि ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम FAO द्वारा ही चलाया गया था। अगर हम देखेंगे भारत का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है जो ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में शामिल हुआ है, राइट, बिल्कुल याद रखो, हैदराबाद। इसके ऊपर 2021 में क्वेश्चन भी पूछा है हैदराबाद के ऊपर, ट्री सिटीज। और इसको किसके द्वारा, दो संस्थाओं के द्वारा स्थापित किया गया,
FAO द्वारा, और अर्बर डे फाउंडेशन। और भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? हैदराबाद, जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। और सबसे ज़्यादा शहर जिसके हैं? USA के हैं, और जिसमें 38 शहर को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद कनाडा आता है, जिसके 15 शहर को शामिल किया गया है। और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम आता है, जिसके 11 शहर को शामिल किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन तो गलत हो गया और दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं कि प्रगतिशील एक ऐसा कर है जिसमें कर योग्य राशि बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़ती है। बिल्कुल सामान्य कथन है कि अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये कमा रहा है और कोई व्यक्ति 1 लाख रुपये कमा रहा है, तो 1 लाख रुपये कमाने वाले के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो अधिक होगा अपेक्षाकृत कम कमाने वाले की तुलना में। और इसी को ही प्रगतिशील कर कहा जाता है, जो आमदनी बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाता है। तो इसका एक ऑप्शन तो वैसे ही हो गया, अगर आप जनरल स्टडी बेसिक नॉलेज से आप इसको देखना चाहिए। दूसरा है, मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में एक प्रगतिशील कर के रूप में कार्य करती है। मुद्रास्फीति ये गलत है। क्यों? मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था प्रगतिशील कर के रूप में कार्य करती है क्योंकि प्रगतिशील कर क्या होता है? जिसकी आमदनी ज्यादा उसके ऊपर सरकार ज्यादा वोट डालती है। लेकिन मुद्रास्फीति क्या होती है? जिसकी आमदनी कम होती है उसके ऊपर अधिक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो इसका मतलब प्रगतिशील कर का और मुद्रास्फीति का एक अपोजिट संबंध होता है। मुद्रास्फीति एक प्रतिगामी उपभोग कर की तरह कार्य करती है, न कि प्रगतिशील। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति कर से लोग किस सीमा तक प्रभावित हुए, यह उनके उपभोग के ऊपर आधारित होती है। तो इसका मतलब हमारा एक ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्ध सदाबहार से लेकर शुष्क पर्णपाती वनस्पति वाला यह संरक्षित क्षेत्र मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। इसे यूनेस्को द्वारा जीव मंडल निश्चय विषय नेटवर्क में शामिल किया गया है। कई वनवासी समुदाय अखंड शिकार अनुसंधान मानते हैं, जिसे हाल ही में वन में आग लगने के कारण में से एक माना गया है। ऊपर गद्यांश में किस संरक्षित क्षेत्र के बारे में कहा गया है? पहली बात तो आपको पता चाहिए कि जो मयूरभंज है ये उड़ीसा में है, इसी से आपको हिट जाती है। मयूरभंज के बारे में बता हुआ है। लेकिन हम देखेंगे वो कान्हा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कान्हा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, MP में। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। और नागल होल टाइगर ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो इससे वैसे डायरेक्ट आंसर निकल गया, क्योंकि मयूरभंज जो अभ्यारण्य है वो भी उड़ीसा में है, और इसके समतुल्य तो कान्हा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व होगा। वेरी इंपॉर्टेंट आसान क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपभोक्ता कल्याण निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपभोक्ता का कल्याण करना है, उसके संदर्भ में कुछ हमको वो बताने हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देना और सुरक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है, इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत स्थापित किया गया। तीसरा है, इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया। अगर आप देखें कि जो उपभोक्ता कल्याण निधि है, इसको 2019 के अधिनियम के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। अगर आपको याद हो तो इसको GST अधिनियम CGST अधिनियम 2017 के तहत स्थापित। नमस्ते बोरी।